मोमेंट। ओके, तारीख बोले तो 4 नवंबर 2024। सही। अच्छा, मोमेंट का देखो फड्डा ही है कि अगर तुम पेपर की इसकी औकात देखो तो तुम्हारे पास जो है वो तकरीबन 1 to 2 MCQs वो तुम्हें पेपर में दे देगा, पेपर 1 के अंदर। सही है। 3 MCQs बहुत रेयर होते हैं। सही है, बट 1 से 2 MCQs तुम्हारे पास आते हैं इसके। सही है। और पेपर 2 के अंदर जो है वो एट मोस्ट तुम्हें 5 मार्क का, या बहुत बहुत से बहुत हो गया तो 7 मार्क का तुम्हें दे देगा, 5 to 7 मार्क। ओके, ये पेपर 2 के अंदर आएगा। सही है। इसका मेनली जो कॉन्सेप्ट है, मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम ओ लेवल्स में रट्टे लगा के आए हो, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके अंदर ज्यादातर चीजें ऐड नहीं हुई हैं, बिल्कुल वही चीज है। ओके, क्योंकि ए लेवल ओ लेवल्स वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, इस वजह से जो है ना, जब तुम ए लेवल्स के अंदर पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे F16 बन के। ओके, सो इस चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई है। ओके, सो इस चीज को अपना प्लीज ध्यान में रखना। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, यानी इसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। ओके, अच्छा, और अगर तुम इसकी बात करो, इसके कनेक्शन की बात करो, सो ये तुम्हें जो है वो फोर्सेस के साथ आएगा मिलके। सही है। ये तुम्हें जो है वो प्रेशर के साथ दे सकता है। सही है। और ये तुम्हें जो है वो डिफॉर्मेशन के साथ दे सकता है, डिफॉर्मेशन। सही है। सर हमें ये फोर्स और प्रेशर वगैरह आज शुरू करवाए अच्छा, मोमेंट की वजह। चलो खैर है, हम भी आ जाएंगे बस एक आधे दिन में, डोंट वरी। सही है। सो बेसिकली ये तीन जो है ना टॉपिक के साथ मोमेंट मिलके आ सकता है। मैं इसलिए मोमेंट को पहले पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो क्योंकि मोमेंट बेसिकली हमने यहाँ तक अभी जितनी भी चीजें पढ़ी ना, वो सारी हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस से रिलेटेड देखी, राइट। कि फोर्स तुम्हें क्या कर रही है, फोर्स जो है वो तुम्हें ट्रांसलेट करने में हेल्प कर रही है, तुम्हारे एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के मूव करने में काम आ रही है, राइट। पहले तक हमने ये देखा था, राइट। सो फोर्स का हमने एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखा। सही है। अब यहां से हमने देखना है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, राइट। फोर्स घुमा रही है, किस तरह से घुमा रही है, राइट। और फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में भी हमने फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में फोर्स का, जो फोर्स डिफॉर्म कर रही है ऑब्जेक्ट को, उसको हम देखेंगे, राइट। एंड सिमिलरली प्रेशर के अंदर जो है वो हम अ, उसी हिसाब से देखेंगे। खैर, आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। मोमेंट की डेफिनेशन कोई बताएगा? एनीबडी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट कुछ क्यों भाई तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉट द डेफिनेशन यार। बाय लाइक, हाँ हाँ, बोलो बोलो, बाय। पिवट ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। So basically like force into perpendicular distance from the pivot. ओके, मच बेटर मच बेटर। सही है। देखो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अगर तुम लिखा करोगे ना तो वो तुम्हें लानत के सिवा कुछ भी नहीं देगा, समझ लो। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स जो है ना वो डिफाइन नहीं कर रहा है, ऑल्दो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट वो डेफिनेशन तुम उसको नहीं कह सकते। ओके, सही है। यानी अगर तुम एक जाहिल बंदे को समझाना चाहो ना कि भाई मोमेंट क्या होता है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स से वो बात को पूरी तरीके से नहीं समझ सकेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई साहब product of force and perpendicular perpendicular distance from the force। सही होगा, from a fixed point। सही, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स लिखोगे, याद रखना नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। सही है। एक चीज हो गई, दूसरी चीज जो है वो तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम द पिवट एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर, राइट। यानी फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सही है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, सो फॉर्मूला हमारे पास आता है फोर्स क्रॉस डी, राइट। ये बेसिकली ना ये सिंबल है, ये इसको हम टाउ कहते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर मोमेंट। तुम एम भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, राइट।
अच्छा, बट प्लीज कीप इन माइंड कि जब आप मोमेंट का फॉर्मूला लिख रहे हो देन यू हैव टू पुट द नेगेटिव द मल्टीप्लिकेशन साइन विद अ क्रॉस इन बिटवीन, राइट? क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के दो साइन होते हैं, एक हमारे पास होता है डॉट और एक हमारे पास होता है क्रॉस, राइट? डॉट साइन जो होता है वो हमारे डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा होता है, यानी उसके अंदर जिन दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो दो क्वांटिटीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट से या तो पैरेलल होती हैं या एंटी पैरेलल होती हैं, राइट? मतलब जो है वो या तो एक ही डायरेक्शन में होंगी, सही है, या तो वो जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, राइट? या वन इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड द अदर इज इन दिस डायरेक्शन, ओके? सो डॉट प्रोडक्ट हम तब लिया करते हैं दो क्वांटिटीज का कि जब दो क्वांटिटीज आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ओके? और क्रॉस प्रोडक्ट हम तब लिया करते हैं दो क्वांटिटीज का कि जब दो क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ओके? सो ये हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट है, सही। एक चीज, दूसरी चीज, वर्क एनर्जी पावर में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके? तो अगर तो तुमने मल्टीप्लिकेशन के बजाय डॉट लगाया, यानी क्रॉस के बजाय डॉट लगाया, तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, राइट? पूरा सिनेरियो कॉन्सेप्ट सब चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके? सो इसलिए जो है ये इसकी औकात होती है। मैथ्स में तो हम इसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते डॉट क्रॉस को, लेकिन फिजिक्स में इसकी औकात है, राइट? राइट, तो इसलिए ना फिजिक्स में तुम इसको ऐसे नहीं इग्नोर करा देना, सही? अच्छा जी, चलो, इसका यूनिट कोई बता सकते हैं? बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर। ये तो तुम्हें अगर गाड़ियों का शौक होगा तो तुम्हें वहां से आइडिया होगा। और ड्राइव बेस यूनिट बता सकते हो? हम्म। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस। बेहतरीन। और ये जो है तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी इस केस के अंदर वो या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज, ओके? ये तुम्हारे पास होगी, सही है। ये मोमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि तुमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा। उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलता हूँ कि तुमने अभी तक ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है, बल्कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग कॉपी और पेस्ट, अरे भैया यहाँ पे आज परफेक्ट। चलो, अच्छा जी, सो अब अगर तुम देखो जरा, तो मैंने जो है ना तुम्हें दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो तुम्हारे बिल्कुल ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, राइट? कि जिसके अंदर मेरे पास जो है ना एक एक पिवट है, सही है, और मैंने जो है ना एक बीम है मेरे पास और मैंने पिवट पे फोर्स लगाई हुई एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ d1 फ्रॉम द पिवट, और मैंने जो है ना उसमें मोमेंट का फॉर्मूला लिख दिया इस तरह से, राइट? ये मेरे पास हो गई एक चीज। दूसरी चीज कि अब ये वाली चीज एएस से रिलेटेड है, सही है। अब इस केस के अंदर मैंने फोर्स लगाई हुई है डायगोनल एट एन एंगल ऑफ थीटा, राइट? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फोर्स मोमेंट जनरेट करेगी या नहीं करेगी? व्हाट डू यू गाइस से? यस, एनीबॉडी? सर परपेंडिकुलर नहीं होना। परपेंडिकुलर होना चाहिए बिल्कुल। तो उस हिसाब तो से फिर मोमेंट नहीं जी, तो फिर मोमेंट शायद नहीं। मोमेंट नहीं होगा, ओके? एनीबॉडी? चलो, देखो, हम जब फोर्स की बात करते हैं कि यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी, तो यहाँ पे
जब भी फोर्स डायगोनल आती है या कोई भी वेक्टर डायगोनल आता है हम उस पर काम नहीं करते बल्कि हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो हम इसका एक कंपोनेंट इधर को बना लेते हैं। सही है, एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा, राइट, एफ साइन थीटा, राइट। जब हमने ये दो कंपोनेंट बना लिए तो अब आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट है ये गायब हो जाएगा। मतलब जो अब आपके पास ये वाली जो फोर्स है ये फोर्स अब गायब हो जाएगी। सही है, ये फोर्स अब गायब हो जाएगी। सही है, नाउ ये फोर्स अब आपकी छूट गई, मैंने इसको टेप कर दिया। सही है, तो अब आप देख रहे हो कि नाउ दिस एफ इज नाउ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि क्या ये एफ फोर्स जो है मोमेंट जनरेट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी, लेकिन पूरी की पूरी एफ फोर्स नहीं कर रही बल्कि अ पोर्शन ऑफ एफ एफ साइन फोर्स। थीटा। यस, राइट। सो अगर आप पिछले वाले सिस्टम से इसको कंपेयर करो, सो पिछले वाले सिस्टम का जो मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, इस वाले सिस्टम का जो मोमेंट होगा वो कम होने वाला है, राइट, बिकॉज उसमें पूरी फोर्स एफ इन्वॉल्व हो रही थी, इसके अंदर अ पोर्शन ऑफ एफ इन्वॉल्व है। ओके, चलो भाई ये आ गया। अच्छा जनाब, और एफ इज रिजॉल्व। सही है, रिजॉल्व हो गई है तो इस वजह से जब कोई चीज रिजॉल्व हो जाती है तो वो तुम्हें नहीं दिखती है, राइट। पहले एफ इस डायरेक्शन में थी, अब एफ रिजॉल्व कर दिया तो ये हो गई। सही है, अच्छा जी, खैर आ जाओ, अब जरा इसको समझते हैं। तुम्हारे पास जो है मोमेंट जो जनरेट होगा वो तुम्हारे पास जनरेट होगा एफ साइन थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज डी1, वो तुम्हारे पास इसको जनरेट कर देगा। सही है, लेकिन बच्चों एफ कॉस थीटा क्या मोमेंट जनरेट करेगा या नहीं करेगा? पहला क्वेश्चन, यस और नो, एनीबॉडी? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर? डिस्टेंस फ्रॉम हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो अबे आधा बोल के बंद कर रहा है यार, कैसे मुझे पता चलेगा? वही कह रहा हूँ, नहीं करेगा। अच्छा ओके, सही सही, चलो। लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा। आप देखो एफ कॉस थीटा आगे लग रही है, सो बेसिकली एफ कॉस थीटा सिस्टम को आगे खींच के ले जाएगा, राइट। अगर सिस्टम हम मान लें कि सिस्टम फ्री है, मूव हो सकता है, तो एफ कॉस थीटा जो है वो सिस्टम को आगे मूव करके ले जाएगा, राइट। बट अभी हम कह रहे हैं कि सिस्टम फिक्स है। ओके, सो हम इसकी एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन जो है ना एक नंबर में आ जाती है, तो आप ये कहोगे एफ कॉस थीटा विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट because the perpendicular distance from the pivot is zero. ओके, एक नंबर में एक्सप्लेनेशन आती है तुम्हें ये लिखनी होगी। ओके, जहां पे भी मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा होगा, फोर्स लग रही होगी, सेम बेसिक रीजन होगा कि तुमने ये देखना है कि फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रही है इसके अंदर। सही हो गया, चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ तक तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था ओ लेवल्स का, राइट, ये थोड़ा सा ए लेवल्स का तुम्हारे पास आ गया, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी थी वो एक्सटेंडेड बॉडी नहीं थी, एक ही जो है ना सॉर्ट ऑफ वन डायमेंशनल बॉडी थी। सही है, लेकिन अगर मेरे पास जो है एक्सटेंडेड बॉडी का केस आ जाए, सही है, एक्सटेंडेड बॉडी ये है कि वो बॉडी ना बड़ी सी बॉडी होगी और वो तुम्हें जो है ना वो मतलब बहुत तंग कर रही होगी। सही है, तो उसका अगर केस आ जाए, सही है, एक्सटेंडेड बॉडी, सही है, ये तुम्हारे पास मैंने ना बॉडी बनाई हुई है एक्सटेंडेड, इसको पहले मिटा देते हैं। सही है, ये मेरे पास आ गई एक स्टैंडर्ड बॉडी। सही है, पहले मैं तुम्हें कहानी समझा देता हूँ कि कहानी का क्या है। कहानी ये है कि मेरे पास जो है ना एक बिल बोर्ड है। सही है, सो दिस इज अ बिल बोर्ड, बिल बोर्ड। सही है, मैंने इसको जो है ना खंबे पे लटका दिया है। सही है, और मैंने जो है ना उसको कुछ रोप से ऊपर मैंने हैंग कर दिया। सही, टेंशन टेंशन है रोप के अंदर, मैंने उसको हैंग कर दिया। सही है, और बिल बोर्ड जो है वो मैंने उसका तुम्हें डायमेंशन दे दिए, डी1 और डी2 की मैंने लेंथ दे दी है। सही है, एक तुम सॉर्ट ऑफ तुम रेक्टेंगल मान सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर लेकिन मैं भी नहीं समझाना चाह रहा हूँ। सही, एक रेक्टेंगल तुम मान सकते हो। ओके, चलो ये बात हो गई है। अब उसके बाद जो है अम, हमने सबसे पहले तो टेंशन की कंपोनेंट निकाली है, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, हमने ये काम कर लिया, राइट। अब
देखो, अगर तो तुम ए को पिवट मानो या तुम बी को पिवट मानो, दोनों के हिसाब से काम अलग अलग होगा। ओके, ए पे काम कम खराब होगा, बी पे काम ज्यादा खराब होगा। सही हो गया? ये तुम्हारे पास अलग अलग सीन है, राइट? क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें मेंशन करेगा। ओके, सो अगर तुम देखो क्वेश्चन के अंदर ना, उसी तरह से तुम्हें मेंशन किया होगा कि मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। सही है? मतलब वो बोलेगा कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। सही है? सो अगर तुम मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए निकालोगे तो तुम क्या करोगे उसके लिए? तुम्हारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो मोमेंट होगा वो कौन सी फोर्स जनरेट कर रही होगी? टी साइन थीटा, साइन थीटा। सही है? मल्टीप्लाई बाय, ये वाला नहीं, मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन पैरेलल है। ओके, डी टू आप लोगे। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है मोमेंट जनरेट होगा अबाउट पॉइंट पी। ओके, एंड टी कॉस थीटा तुम्हें कोई मोमेंट जनरेट नहीं करके देने वाला है अबाउट पॉइंट पी। ओके, अबाउट पॉइंट ए। ओके, और उसकी क्या वजह है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। ओके, बच्चों तुम लोग समझ पा रहे हो? किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? सर एक दफा रिपीट। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई फोर्स लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो वो फोर्स मोमेंट जनरेट नहीं करेगी। राइट? पहले पहला कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ले ली एक्सटेंडेड बॉडी। सही है? अब उस एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर अगर तो तुम्हारे पास, सबसे पहले एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर तुम्हें जो है ना एक एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। राइट? तुम रैंडमली कोई पॉइंट भी नहीं ले सकते हो, तुम्हें कोई पॉइंट फिक्स करना होगा। राइट? इन केस ऑफ यू, आप लोग के पेपर में मेंशन होगा कि कौन सा पॉइंट आपको एज अ पिवट लेना है। राइट? लेकिन मैं यहाँ पे दोनों केसेस करवा देता हूँ। राइट? मैंने दो दो केसेस लिए, मैं ए और बी, दो पॉइंट लिए मैं ए और बी के, जहाँ से जो है ना ये बोर्ड को आप, बिल बोर्ड को आप फिक्स अज्यूम कर सकते हो। राइट? मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई एक बोर्ड, एक एक कॉर्नर पे, यानी एक कॉर्नर पे आपने नट को जो है ना वो बहुत टाइट कर दिया है। राइट? वहां से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा, टर्निंग इफेक्ट बी से आ रहा है। सही है? या बी को आपने टाइट किया हुआ है, ए से आ रहा है। सही? तो वो आपकी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। राइट? अभी हम उसी चीज को समझ रहे हैं। राइट? तो अगर मेरे पास ए जो है वो पिवट हो, सही है, और मैं आपसे बोलूं मेजर अबाउट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए मीन्स यू हैव टू कंसिडर ए एज अ पिवट, और आपको उसका मोमेंट निकालने का है। ओके, तो आपके पास पॉइंट ए के अराउंड जितनी भी फोर्सेस लग रही है, आप देख लो कि वो सारी की सारी फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही है या नहीं। यानी फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। राइट? आपने ये देखना है, सिंपल सा। तो जब आपने गौर किया, सो टी साइन थीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू डी टू। राइट? और वो पिवट पे एक्ट कर रही है। राइट? बट टी कॉस थीटा इज एग्जैक्टली ऑन द पिवट। ओके, वो भी बिल्कुल पिवट के ऊपर लग रही है, सच दैट देयर इजंट एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो जब टी कॉस थीटा का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सो टी कॉस थीटा का जो मोमेंट होने वाला है वो जीरो होने वाला है। राइट? और सिर्फ जो मोमेंट होगा वो टी साइन थीटा का होगा। सही हो गया बच्चों? समझ गया ना भाई? टी कॉस थीटा विल नॉट प्रोड्यूस। सर लेकिन D1 परपेंडिकुलर नहीं T cos थीटा। ब्रो, आपको पिवट को भी तो देखना है ना। समझ पा रहे हो? देखो, पिवट ये है। सही है? पिवट ये वाला पॉइंट है। इस केस के अंदर ये पूरी लाइन पिवट की है। सही है? अब आपने ये देखना है कि टी कॉस थीटा और, मतलब जो तुम्हारे पास जो दो डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं वो पिवट के स्टार्टिंग से तो है ना, ये एग्जैक्टली पिवट के ऊपर लाई कर रहा है। राइट? और ये डिस्टेंस यहाँ तक जा रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। समझ रहे हो? वो जो आप सोच रहे हो वो अभी आगे आएगा। सही? वो मैं दोनों केसेस बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज को सोच रहे हो और वो किस तरह से सही है। सही है? खैर, ये एक बात हो गई। सही? दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जो है मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकाल दो। राइट? अब क्या करोगे? अब देखो,
आपके पास जो टी साइन थीटा है वो आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ घुमा रहा है, सही है। और जो टी कॉस थीटा है वो आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ घुमा रहा है, सही है। यानी आपने बेसिकली क्या करना है, सारी फोर्सेस को जो है ना, सारी फोर्सेस को पिवट के अराउंड घुमा देना है, सही है। आपको पता चल जाएगा कि मोमेंट की क्या डायरेक्शन आ रही है, सही है। सो अब आप देख पा रहे हो कि व्हेन यू कंसिडर पॉइंट बी एज योर पिवट, तो आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों फोर्सेस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्सेस जो है वो मोमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। सो जब तुम इसकी डेफिनेशन, जब तुम इसकी कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म करोगे, तो आप लिखोगे कि टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा के परपेंडिकुलर जो है वो डी टू है, राइट, सही है। और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दूसरा वाला मोमेंटम भी, सो यू हैव टू ऐड टी cos theta multiplied by d1, okay, and this is the total moment in this case, okay। मुबीन भाई समझ रहे हैं? जी सर। सही हो गया। सो दिस इज व्हाट यू वर टॉकिंग, लेकिन वो बेसिकली इस केस के अंदर है, राइट। उस केस में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ओके। एक्सटेंडेड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? बच्चों, कल तक की कहानी में हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, राइट। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बेसिक भी देख लिया था जो कि हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ए लेवल्स के अंदर था हमने वो भी देख लिया, ओके। अब हमारे पास जो है, जब हमारे पास इस तरह से कोई भी बॉडी के अंदर मोमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको कहोगे कि भाई आपके पास, आपकी इस बॉडी के अंदर रिजल्टेंट मोमेंट कितना है, और वो आप रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड किया करोगे, सही है। सो और रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ। अब जहां जहाँ पे भी वर्ड आएगा रिजल्टेंट का, वहां पे बेसिक सा सेंस ये बनाएगा कि भाई तुम्हें दो क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हें दी हुई है उनको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है स्ट्रेट अवे, राइट। नाउ अब अगर तुम्हारे पास रिजल्टेंट के तो कॉन्सेप्ट, मैंने तुम्हें, ये आसान सी चीज है, राइट। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसके आगे से, राइट। उसको समझ लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की क्या सीन है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कोई बता सकते हैं? कोई है ऐसा बंदा जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बताए? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। है? कहाँ से भाई, कौन सी जगह से, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? पिवट से। वेरी गुड, ये मेंशन करना होगा भाई। वो जो है ना एग्जामिनर मुसलमान नहीं है, उस पे जिब्राइल नहीं आते भाई वही करने, समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। अच्छा जी। आ जाओ भाई, लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सही, थोड़ा सा लिफ्ट करा देना इसको। हम ये कहते हैं कि भाई सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही करिए, सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ द सर वो ऊपर आपने क्लॉकवाइज, मोमेंटम लिखा है उसे। अरे यार एक तो ये अभी मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ ना, उस वजह से दिमाग में जो है ना केमिकल लोचा हो गया। अच्छा जी। द क्लॉकवाइज मोमेंट फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट is equal to the sum of anti-clockwise moment from the same point। ओके बच्चों, देखो, सम, ये जो पॉइंट और सेम पॉइंट है, ये दोनों मैंने बता दिया कि भाई दोनों सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट आपका पिवट होने वाला है, ओके। ये क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? जितने भी तुम्हें क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रखे होंगे तुमने उन सबको देखना है, जितने भी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रखे होंगे तुम्हें उन सबको देखना है, और तुमने उसको सॉल्व करना है, राइट। ये तुम्हारे पास सिंपल से है, मैंने इसको रिलेट करके दिखाना है, सही, डोंट वरी। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात जो है ना, तुम्हारे पास इस चैप्टर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, और वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास
इक्विलिब्रियम का, सही है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट, एंड वी हैव टू कंडीशंस, ओके। बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई यू शुड नॉट हैव एनी resultant force and you should not have any resultant moment, ओके। ये दो हमारे पास सिंपल से केस है, सही है। सो तुम ये कहोगे नो, यार एक तो ये आर नहीं बनता, रिजल्टेंट फोर्स, राइट, एंड नो रिजल्टेंट मोमेंट। देखो बच्चों, तुमसे क्वेश्चन के अंदर अगर उसने मोमेंट का पूछा हुआ है तो फिर मोमेंट के बारे में लिखोगे, ओके। अगर इक्विलिब्रियम का पूछा हुआ है तो इक्विलिब्रियम के बारे में लिखोगे। होशियारी मत नाप देना, होशियारी मत नाप देना कि तुम्हारे पास जो है उसने मोमेंट का पूछा हुआ है, तुमने फोर्स का लिख दिया, सही है। यानी कभी कभार वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पूछेगा और कभी कभार जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछेगा, तो दोनों केसेस जो है वो तुम्हें अलग अलग तुम्हें पता होनी चाहिए कि किस तरह से तुमने किसको आंसर करना है, सही हो गया। अच्छा जी, खैर, चलो। अब ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सही है। नो रिजल्टेंट फोर्स यानी इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट हम फोर्सेस के अंदर पूरा फड्डा कर चुके हैं तफसील से, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, सही है। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नो रिजल्टेंट टॉर्क का या नो रिजल्टेंट मोमेंट का, राइट। यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बेसिकली आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, और रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो आपको रोटेशनल टॉर्क के बारे में बता रहे हैं कि कोई रोटेशनल सॉरी कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। पहला रिजल्ट ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, सही, ये दोनों नहीं हो रहे, फाइन। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सही है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को समझने से पहले हम एक छोटी सी बात और ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी हमारे पास होती है ना, कि जिस बॉडी पे हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए वी शुड हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टिल सम अदर एंड, राइट। सो हमारे पास जो है ना हमें कोई बॉडी, कोई रॉड, कोई ना कोई चीज इस्तेमाल करनी होगी, राइट। तुमने बचपन में अगर कोई तुम्हारी क्लास में बोरिंग टीचर आ जाता होगा तो मे बी तुमने भी इस तरह से किया होगा कि स्केल बड़ा वाला अगर कोई लाता तो उसके नीचे तुमने शॉर्पनर रखे और एक तरफ तुमने कोई स्केल रखा हो, एक तरफ तुम कोई पेंसिल रखते होगे, कोई रबड़ रखते होगे, बैलेंस वैलेंस करते होगे, राइट। अगर तुमने इस तरह से किया होगा तो तुम्हें इसका मूवमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता होगा, राइट। अगर तुम जो है ना पार्क वार्क में जाते होगे, सी सॉ किसी जमाने में जब तुम बचपन में छोटे बच्चे हुआ करते थे, राइट, मट्टी खाया करते थे, डायपर पहना करते थे, तो उस जमाने में तुम जो है ना वो तो सी सॉ पे बैठे होगे, सही है। तो उसके उसके अंदर भी जो है ना यही कॉन्सेप्ट होता था, राइट, कि तुम्हारे पास एक लंबी सी बॉडी होती है, सही, और उस बॉडी को हमने बीच से पिवट किया हुआ होता है, सही, और इधर उधर से ऊपर नीचे हो रहा होता है, सही है। नाउ, तो हमारे पास ये जो बॉडी होने वाली है ना, इस बॉडी को सबसे पहले हमने देखना है कि ये बॉडी किस तरह की होगी, राइट। सो हमारे पास जो भी बॉडी हमारे पास होगी उसकी दो टाइप होने वाली है। बॉडी जो है ना, अभी बिल्कुल शायद तुम्हें अजीब से लगे कि ये पीछे से कोई रिलेटेड नहीं आ रहा, लेकिन जब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना, क्वेश्चन पे जाएंगे, तो ये रिलेटेबल हो जाएगा, राइट। अभी थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी और सी डिस्कशन आ रही है बीच में, सही है। सो बॉडी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की होने वाली है, सही है। एक हमारे पास होने वाली है अम, एक ऐसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाली होगी, सही। और दूसरी ऐसी बॉडी
जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगी। सही है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, राइट? अच्छा देखो, ये जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो बॉडी के बारे में क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, ये क्वेश्चन ओके, वो जो आपको बता देगा कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मास ही नहीं है। सही है, तो वो तुम्हें पहले से बताएगा, राइट? अच्छा जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास से क्या मतलब है? अब तुम ना एक बॉडी अज्यूम करो, एक एक रॉड तुम अज्यूम करो, सही है, स्केल तुम ले लो, अपने जहन में सोच लो। सही है। अबे भैया, सही, ये मेरे पास है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, राइट? अब इसको तुम बीच से दो आधे करो, एग्जैक्टली दो आधे करो, सही है। तो तुम्हारे पास जो है, जब तुम उन दोनों के वेट लोगे तो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, राइट? यानी तुम एक बॉडी है उसके हाफ करते चले जाओ, ओके? और मैं तो पहले उसको हाफ करो, फिर जो उसके आधे हैं उनके आधे के आधे कर दो, फिर आधे के आधे कर दो, फिर आधे के आधे, आधे के आधे, आधे के आधे, एंड सो ऑन चले जाओ। बट जब भी तुम दो आधों के मास लोगे तो वो दो आधों के मास सेम होने वाले हैं, ओके? ये आपके पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ओके? और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की पहचान क्या है? वो ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ वेट होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होगा, राइट? तुम्हारे पास अगर कोई कॉपी वगैरह पड़ी है अपने आसपास, तुम पढ़ने लिखने की नीयत से बैठे हो और नेटफ्लिक्स एंड चिल की नीयत से नहीं बैठे हो, तो ये जो तुम उस कॉपी को जरा बंद करो थोड़ी देर के लिए, तुम नीयत अपनी खत्म कर दो, और तुम उस कॉपी को अपने फिंगर टिप पे, यानी अपनी पहली उंगली पे जो है ना, बैलेंस करने की कोशिश करो। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारी कॉपी बहुत ज्यादा जो है ना वो ढीली ढाली नहीं हो, बल्कि थोड़ी सी स्ट्रांग हो, यानी स्ट्रांग से एज इन के टाइट हो, गत्ते की हो, सही है, तो वो तुम्हारे उंगली पे बैलेंस हो जाएगी, एग्जैक्टली सेंटर से बैलेंस होगी, एग्जैक्टली, ओके? और इसी तरह से जितनी भी तुम्हारे पास मोबाइल है, शैतान का चरखा है, सही है, तुम इसको अपनी फिंगर टिप पे बैलेंस करने की कोशिश करो तो तुम्हारे बिल्कुल सेंटर से बैलेंस हो जाएगी, राइट? मोबाइल बैलेंस हो जाएगा, राइट? सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट दैट हैव दैट लाइक अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो वो एग्जैक्टली सेंटर से बैलेंस हो जाएंगे, ओके? तो ये है, यानी उनका सेंटर ऑफ मास और उनका सेंटर ऑफ वेट एग्जैक्टली सेंटर में लाई किया करेगा, ओके? सो तो इसकी पहचान ये है कि सेंटर ऑफ मास, सही है, एंड सेंटर ऑफ वेट। देखो भाई, इसको डॉट कॉम मत पढ़ना और इसको काउ मत पढ़ देना प्लीज, मेरी बेइज्जती हो जाएगी वरना, सही है? तो सो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट लाइज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ओके? ये इसकी एक खास बात है, राइट? तुम सोच लोगे कि फर्क क्या पड़ता है इससे, इधर पड़े, बीच में पड़े, साइड में पड़े, क्या फर्क पड़ता है? तो बेसिकली ना, ये मोमेंट निकालने में हेल्प करेगा, राइट? किस तरह से, वो अभी आगे आएगा, सही है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द अदर हैंड, वो तुम्हारे पास होता है, तुम कोई भी शेप अज्यूम कर सकते हो, आलू, अंडा, टमाटर, बैंगन, लौकी, कद्दू, जो भी तुम चाहो, सही है, लाइक दैट, सही है। अब इसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यानी जहां पे मास ज्यादा होगा वहां पे जो है ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होंगे, ओके? सो यू कैन सी कि यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड आ रहा है, ओके? तो अगर तुम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट विल बी shifted toward the side with greater mass, ओके? ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, ओके? अच्छा जनाब, अब सबसे पहले थोड़ा सा फड्डा करते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन सारी चीजों को रिलेट करेंगे, ओके? सो हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास,
सही है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कोई बता सकता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एनीबॉडी? कोई है? एनीबॉडी कुछ बोलो यार, कोई बताएगा? सर वो पॉइंट होता है ना, द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन वेट ऑफ द बॉडी, कुछ ऐसे। ओके ओके ओके, सही है, चलो। सो हम ये कहते हैं अ पॉइंट इन अ बॉडी वेयर द होल मास इज considered to concentrate। सही है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है, सही है। हम इसमें देखो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट की ना डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क है, राइट? मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सही है। देखो वेट जो है, चूंकि फैक्टर क्वांटिटी है और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो हम कहते हैं कि भाई वो एक्ट करता है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आती है, ओके। लेकिन मास की कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इस वजह से हम उसको ये नहीं कहते कि वो एक्ट कर रहा है, ओके। हम बस ये कहते हैं कि इट इज जस्ट कंसिडर्ड टू कॉन्सेंट्रेट, ओके। बस वो आपको ऐसा फील होगा दैट ऑल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज ओनली एट दिस पॉइंट और कहीं पे भी नहीं है, राइट? तुम्हें बस सिर्फ ये फील होगा, राइट? लेकिन अगर तुम सेंटर ऑफ वेट की डेफिनेशन लिख रहे हो, तो इसके अंदर तुम्हें जो है ना, वो सिर्फ जो चेंज करना पड़ेगा, वो तुम्हें कंसिडर टू एक्ट करना पड़ेगा, सही है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डुप्लीकेट आ जाओ भाई, नीचे ले आते हैं, सही है। सो सेंटर ऑफ वेट, सही है। सो अ पॉइंट इन अ बॉडी वेयर द वेट वेयर द weight is considered to act, ओके। ये तुम्हारे पास सिर्फ इसकी डेफिनेशन, ओके। सो एक्ट का मतलब तुम्हें बता देगा कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, और वो जो है वेक्टर क्वांटिटी, और कंसिडर टू कॉन्सेंट्रेट वो तुम्हें ये बता देगा कि जस्ट वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन से कोई आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती, ओके। ये तुम्हारे पास हो गई कहानी, सही, छोटी सी कहानी थी, हमने निपटा ली। अब आ जाओ इसको क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सही है। और यहाँ पे साइड में जो है ना, ये चलो ट्रिक हम नीचे बताएंगे, या चलो ओके, देखते हैं। अब अगर तुम ये अज्यूम करो, लेट्स से यू हैव अ बॉडी, थोड़ी सी लंबी करें अगर। अच्छा, तुम लोग से मैंने कोई गंदा क्वेश्चन पूछा था कल जाते जाते? है ना, कोई गंदा क्वेश्चन नहीं पूछा था, चलो यहाँ पे पूछे थे। अच्छा जनाब, चलो ये मेरे पास आ गई एक बॉडी, सही है। ये मैंने लगा दिया पिवट, ओके। तो अब इस केस के अंदर मैंने तुम्हें ये बता रखा है कि तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे पास है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड, राइट, ऑफ 3 मीटर is pivoted from the center, ओके। अब बाउल ही नहीं हो जाना है, आसान सा क्वेश्चन है, सो ये थोड़ा सोच समझ के करोगे तो हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, कहानी मैंने ये दे दी है, सही है। आ, ये आ गया। अब मैंने तुम्हें कुछ फोर्स भी दे देता हूँ, सही है। मैं तुम्हें ये एक फोर्स दे रहा हूँ उधर से, सही है। एफ न्यूटन की F1 ले लो, सही है। एक फोर्स आ रही है यहाँ से, तुम इसको ले लो F2, सही है। और एक फोर्स जो है ना, वो मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल एच से, सही है।
और इसको मैं ले रहा हूँ F3। सही है। एंड मैंने तुम्हें ये वाला डिस्टेंस दे रखा है एज 0.5, और ये वाला डिस्टेंस मैंने तुम्हें दे रखा है 0.4। सही है? मैंने ये दो डिस्टेंसेस दे रखे हैं। सही है। अब मुझे जो है सिंपल सा काम मैं तुमसे करवा रहा हूँ कि मुझे जो है मुझे जो है मोमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दो। पिवटेड की बजाय ना मैं तुमसे कह रहा हूँ बैलेंस्ड। ओके। ओके। अच्छा याद रखना प्लीज कि ये जो हमारे पास जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ा था, हमने इसके अंदर ये कहा कि भाई हमारे पास कोई भी क्लॉकवाइज मूवमेंट और कोई भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है बराबर है। अगर तो बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब है सिस्टम बैलेंस है, ना तो क्लॉकवाइज को जा रहा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज को, राइट। ना तो राइट से नीचे को आ रहा है ना तो लेफ्ट से नीचे को आ रहा है, ना तो घड़ी घड़ी के कांटे की तरह चल रहा है ना तो उसके ऑपोजिट चल रहा है। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये आपको बता रहा है। ओके। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा वर्ड जो इस्तेमाल करेगा वो पिवटेड करेगा, बैलेंस करेगा, सपोर्टेड करेगा, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको ये बताएंगी कि ये जो है ना मोमेंट की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे बता दिया। नाउ मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो कि ये कहता है कि आपके पास जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम जो है वो एक दूसरे के बराबर है, राइट, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट पिवट। राइट, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को यूज करो और मुझे जो है ना F1 F2 और F3 को रिलेट करते हुए मोमेंट की इक्वेशन बना दो, यानी क्लॉकवाइज बना दो और एंटी क्लॉकवाइज बना दो। सही है? तो मुझे कोई बता सकता है कि किस तरह से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ? एनीबॉडी? सर F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू F1। F2 प्लस F3 वो क्लॉकवाइज है ना? फोर्स ऐड करेगा भाई डायरेक्ट? नहीं, वो मोमेंट मोमेंट ऐड का। करोगे, सही है, चलो। तो मोमेंट का सिंबल थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है, सही है। सो आप ये कह रहे हो कि F2 यानी मोमेंट ड्यू टू यानी ड्यू टू द सेकंड फोर्स प्लस मोमेंट ड्यू टू द थर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंट ड्यू टू द फर्स्ट फोर्स, ऐसा भाई? जी सर, ऐसे। ओके, चलो। अच्छा, उसके लिए जो हमारे अल्लाह के नेक बंदे हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। अच्छा ये तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। सही है। अच्छा जी, ये तो नीचे ही नहीं आया कुछ। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास जो है ना यानी कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, तुम सबको पिवट से घुमा दो। सही है? यानी तुम जो है ना इसको भी पिवट के अराउंड घुमा दो। सही है? इसको भी पिवट के अराउंड घुमा दो। सही है? और इसको भी पिवट के अराउंड घुमा दो। सही है? जितनी भी फोर्सेज हैं, अगर तुम्हें ये पता चलाना है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज जनरेट कर रही है मूवमेंट को और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रही है, देन सारी फोर्सेस को पिवट के अराउंड घुमाना है तुम्हें। प्लीज कीप इन माइंड, सारी फोर्सेस को पिवट के अराउंड घुमाना है, पिवट से अवे नहीं जाना। सही है ना? तो पिवट से अवे तुम नहीं जा सकते। ओके, ये तुम्हारे पास बात हो गई। अब और फिर उससे जो है ना तुमने T2 + T3। सही है? दो जिनको ये बात समझ में आती थी पहले से ओ लेवल्स में, जिन्होंने पढ़ रखा था, देन फाइन। अगर तो ओ लेवल में तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, देन जितनी भी फोर्सेस मेंशन की हुई सबसे पहले उन फोर्सेस को जो है पिवट के अराउंड घुमा दो। ओके, अगर पिवट राइट पे है तो उन फोर्सेस को लेके घुमा दो राइट की तरफ। ओके, पिवट लेफ्ट पे है फोर्स के तो उन फोर्स को तमाम फोर्सेस को घुमा दो पिवट के लेफ्ट की तरफ। ओके, ये तुम्हारे पास पहला हो गया। अच्छा जी, अब भाई मैंने तुम्हें ना डिस्टेंस भी दे रखे हैं, तो मुझे कोई डिस्टेंस की टर्म में बता सकते हैं? टी यानी मैं फोर्सेस की यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तुमने बता दिया मुझे कि भाई F2 होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, प्लस F3 होना चाहिए, उसका भी कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, और ये तुम्हारे पास जो है वो F1 होना चाहिए, इसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। मैं तुमसे F1 F2 F3 की फॉर्म में ही आंसर चाह रहा हूँ, मैं तुमसे F1 F2 F3 नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो मुझे कोई बता सकता है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है कोई जवान हमारे पास जो बता सकता है? सर F3 का तो 1.5 होगा ना? चलो, मान लिया आपकी बात, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। 1.5 मीडिया, सही हो गया। ओके, और भाई? और F2 का 0.6। अच्छा मैंने गलत लिख दिया। ओके, सो कैसे कैसे भाई कैसे?
सर वो 0.5 प्लस 0.4 और फिर 1.5 से माइनस की क्यों माइनस क्यों पिवट करो? से ओके, पिवट से देने ना बढ़िया, डिस्टेंस। बेहतरीन बेहतरीन, परफेक्ट। सो आपने बोला कि आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, सही है, तो इस वजह से आपने उसको माइनस किया। चलो मान लिया। सो ये आ गया आपके पास। 0.6 सर 0.6। परफेक्ट। सो आपने कहा कि भाई 0.6, सही है। अच्छा जनाब, और F1 का डिस्टेंस में आप क्या ले लोगे? 1.1। 1.1। चलो 1.1 ले लेते। सही हो गया। सारी आवाम को समझ में आई कि ये डिस्टेंसेस की कहानी सारी आवाम को समझ में आई? जरा हाँ ना बोलो सारे प्लीज। यस, क्विक क्विक क्विक। क्या ये बात सबको समझ में आई है? जी सर। परफेक्ट। नाउ, अच्छा जी, अब देखो, ये तो हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लिया। अब तुम्हारे पास जितने भी मोमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो भी मोमेंट का क्वेश्चन है, तुमने उसको ना किस तरह से एनालाइज करना है, बहुत सिंपल टेक्निक है, ओके? सही है। जो भी मोमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, मोमेंट क्वेश्चन, सही है, तुमने उसको कुछ सिंपल तरीकों से एनालाइज करना है, सही है। वो एनालाइजेशन इस तरीके से है कि सबसे पहले जो है ना, तुमने बॉडी को चेक करना है कि जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बॉडी दी हुई है वो कहाँ पे है, राइट? बॉडी, सही। सबसे पहले जो तुमने बॉडी को चेक करना है कि जिस बॉडी पे, जिस बॉडी को तुम हेल्पफुल लेके, जिस बॉडी को यूज करके तुम रोटेशन करवा रहे हो, वो बॉडी किस किस पॉइंट पे रखी हुई है, ओके? पहली चीज, वो बॉडी किस तरह की है, सही है। अगर तो वो बॉडी उसका मास जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सही है, या तो उसका मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओके? सही है। नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, सही। ये तुमने मास ऑफ द बॉडी को देख लिया, सही है। अच्छा जनाब, अब अगर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका सेंटर ऑफ वेट जो है वो तुम्हारे पास सेंटर में पड़ेगा, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ वेट तुम्हारा इधर उधर पड़ेगा, सही है। सो पहली जो तुमने जस्टिफिकेशन ये करनी है कि तुम्हारे पास बॉडी किस टाइप की है, सही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। फिर उसके बाद क्या करोगे कि तुम्हारे पास जो है, जब तुमने ये काम कर लिया है, तो अब तुमने सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई द पिवट, आइडेंटिफाई द पिवट, राइट? कुछ केसेस के अंदर पिवट एग्जैक्टली आराम से तुम्हें जो है ना दिख जाते हैं, और तुम आराम से उसको लेके काम कर सकते हो, राइट? लेकिन कुछ केसेस के अंदर पिवट ढूंढना अजाब काम होता है, ओके? कुछ केसेस के अंदर वो तुम्हें बता देता है, और कुछ केसेस के अंदर, मतलब बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जैसे तुम्हें नहीं बताया होता, सिर्फ मोमेंट तुमसे बता दिया होता है, पूछ रहे होता है कि भाई मोमेंट बता दो, अब तुम्हें नहीं पता होता कि कौन से पॉइंट से। सही है। तो सबसे पहले तुमने क्या काम कर लिया? सबसे पहले तुमने ये देख लिया कि भाई पिवट कहाँ पे, ओके? पिवट तुम्हें मिल गया। अब तुम ये देख लो कि क्या वो पिवट जो है वो एग्जैक्टली यार, यार इतना बदतमीजी कर रहा है, अच्छी वाली लाइन नहीं बन पा रही। ये हो गई, सही है। अच्छा, अगर तो पिवट जो है वो पिवट आपने देख लिया, अब पिवट जो है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखा हुआ है, सही है। सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास तो आपके पास आराम से हो जाएगा, सही है, सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी। या तुम्हारे पास जो है वो पिवट रखा हुआ है मतलब कहीं पे भी रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के आसपास, सही।
नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। सही है। अब अगर तो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म बॉडी के सेंटर पे तुमने जो है पिवट लगा दिया है, सही है, तो अब वेट ऑफ द बॉडी तो मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, राइट। सो वेट विल नॉट जनरेट मोमेंट, पहली चीज हो गई। सही है। अगर तुम्हारे पास जो है सेंटर के बजाय तुमने किसी भी जगह पे लगा दिया सेंटर के अलावा, सही है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो केसेस हो सकते हैं, सही है। यानी अगर तुमने पिवट को जो है ना जस्ट बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है या बॉडी के सेंटर में नहीं रखा हुआ, सही है, तो तुम ये केस ले सकते हो, या तुम बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम्हारी मर्जी है, सही है। तो अगर तो यहाँ पे अगर तुमने सेंटर में रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ वेट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उस साइड से ऐड करेगा जहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो ज्यादा भारी है, राइट। जहाँ पे चीज ज्यादा मोटी है, जहाँ पे चीज ज्यादा भरी हुई है, सही, जहाँ पे मास ज्यादा है, सही है, वहीं से सिस्टम घूमेगा, सही है, वहीं से सिस्टम रोटेट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेट causes the rotation motion as well, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद तुमने ये देखना है कि भाई सिस्टम बैलेंस है या नहीं है, सही है। अगर तो सिस्टम बैलेंस्ड है तो तुमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना है, अगर तो सिस्टम बैलेंस नहीं है तो तुमने फिर क्या लगाना होगा, वो तुमने रिजल्टेंट मूवमेंट निकल पाएगा तुमसे, बस ये काम कर पाएगा, राइट। सो तुम ये कह लो कि भाई तुम्हारे पास जो है बैलेंस सिस्टम, सही है, तो बैलेंस सिस्टम के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा वो तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगवा देगा, राइट। और अगर तुम्हारे पास जो है वो अनबैलेंस सिस्टम होगा तो अनबैलेंस के अंदर जो है वो तुमसे लगवा देगा फिर रिजल्टेंट मूवमेंट। सही कि तुम मुझे रिजल्टेंट मूवमेंट निकाल के दे दो कि भाई कितना आ रहा है, क्योंकि सिस्टम तो बैलेंस ही नहीं हुआ, जब बैलेंस ही नहीं हुआ तो आपको उस सिस्टम का कोई ऐसा फायदा नहीं है, तो रिजल्टेंट मूवमेंट निकाल दो, फिर आप उसको डिक्रीज करोगे ताकि जो है आपका सिस्टम स्टेबल हो सके, राइट। सर और रिजल्टेंट मोमेंट में वो माइनस करना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितने भी क्लॉकवाइज है सबको ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है सबको ऐड कर लो, राइट। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दो आपस में स्ट्रेट अवे, राइट। ठीक। अच्छा जनाब, चलो, ये बात हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है सेंटर ऑफ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास यहीं पे आएगा कि अगर तो तुम्हारे पास बैलेंस है तो तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा, अनबैलेंस है तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बजाय रिजल्टेंट मूवमेंट लग जाएगा, सही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही हो गया, ये बात समझ में आती है। जब तुमने ये देख लिया देन, सही, ये सारी चीजें तुमने फिगर आउट कर ली कि भाई सिस्टम बैलेंस है या अनबैलेंस है। अब जब तुम पिवट, अब जब तुम जो है ना सिस्टम के अंदर जाना चाह रहे हो, तो अब सिस्टम के अंदर तुमने तीन काम, ये सिस्टम को एनालाइज करने के लिए मैंने स्टेप बनाए होंगे कि सिस्टम को जो भी बॉडी है उसको एनालाइज करने के लिए, जो भी सिस्टम है उसको एनालाइज करने के लिए, राइट। अब जब तुमने सिस्टम को एनालाइज कर लिया तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम ये देख लो कि भाई फोर्सेस फोर्सेस एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही। तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुमने अगर कोई एक फोर्स सेलेक्ट की हुई है तो उसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ओके। तब जाके तुम जो है वो एक अच्छा मूवमेंट जनरेट कर सकोगे, ओके। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही, ये हमने बात कर ली। और दूसरी चीज कि जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, लाइक हर बच्चा उसमें गलती करता है, वो ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टिल द फोर्स, ओके। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट
till the force. राइट ये दो काम अगर तुमने सही कर लिए तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब सही होने वाले हैं। ओके सो ये तुम्हारे पास है। अब हम इसके जो है ना दो तीन क्वेश्चन इसके करते हैं और बल्कि ये चैप्टर तुम्हारे पास तो यहीं तक एंड हो जाएगा तकरीबन ना। इसके और फर्दर कोई क्वेश्चन फर्दर कोई टॉपिक लंबी करने के लिए मेरे पास नहीं है। सही है। तो अब इसके ना डायरेक्ट जो है ना इसको एमसीक्यूज पे इसको अप्लाई करके देखते हैं और इसको देखते हैं हमसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है कितना सॉल्व हो रहा है। सही है। बल्कि एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा उसको भी देख लो उसके बाद फिर एंड हो जाएगा। अच्छा वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ऑफ कपल। सही ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ओ ए लेवल्स के अंदर आया है। सही टॉर्क ऑफ कपल। ओके सो अब ये जो हमारे पास है ना ये बेसिकली हमारे पास होता किस तरह से उसको जरा समझ लो। अच्छा जनाब ये हमारे पास आ जाएगा कपिल के अंदर सीन ये है कि एक तुम्हारे पास फोर्स है एक एक तुम्हारे पास जो है ना कोई ऑब्जेक्ट है। सही है। या तो तुम इस तरह से ले लो या तुम इस तरह से ले लो कोई दो ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो तुम्हारी मर्जी। सही ये इसका पिवट है इसका पिवट हमने यहाँ पे किया हुआ है। सही है। अब अगर तुम एक फोर्स यहाँ से लगाओ सही है एफ न्यूटन की दूसरा फोर्स तुम यहाँ से लगाओ वो भी एफ न्यूटन की। सही है। सिमिलरली तुम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस यहाँ पे से मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ की इस न्यूटन में और एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ की इस न्यूटन में। ओके अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई ओके दो फोर्सेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। ओके बट वो दो फोर्सेस एक पॉइंट से नहीं लग रही बल्कि वो दो फोर्सेस पिवट से लग रही है। राइट सो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। राइट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है दैट दिस पॉइंट ऑन विच द फोर्स आर एक्टिंग द फोर्सेस आर एक्टिंग वो कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा। ओके वो कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा तो उस वजह से तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल मोशन जीरो है कोई फोर्स नहीं लग रही। राइट लेकिन रोटेशन तब भी हो रही है किसी एक डायरेक्शन में इस केस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। राइट अच्छा हम इसमें जो है ना डेफिनेशन लिखते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है इट इज द सर प्रोडक्ट। रोटेशन का कैसे पता चलेगा किस तरफ हो रही? ब्रो पिवट से घुमा दो ना आसान तरीका है जो भी पिवट दे रखे है उससे घुमा दो। ये पिवट दे रखा है इससे घुमा दो। ये पिवट दे रखा है इससे घुमा दो। पिवट के अराउंड तुमने चीजें घुमानी है। ओके इसके अंदर ये पिवट है यहाँ घुमा दो। राइट ये पिवट है यहाँ घुमा दो। अगर तुम पिवट यहाँ पे दिया हुआ है, तुम यूं घुमा रहे हो दिस इज लाइक कोई नॉनसेंस है तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बेकार हो गया। सही है। तो तुमने जो उसको रोटेट करना है वो पिवट के अराउंड रोटेट करोगे। ओके समझता है। सर जी फिर सर। तो पिवट के साथ ये क्लॉकवाइज हो रही है। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। यस लेफ्ट वाली जो है वो क्लॉकवाइज है सॉरी लेफ्ट वाली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और राइट वाली जो है वो क्लॉकवाइज है। समझ रहा है भाई। जी। सही हो गया। अच्छा जी हम टॉर्क ऑफ द कपिल के अंदर ये कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अबे यार कहाँ से स्पीड आ रहा है यार। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक मिनट थोड़ा सा देना प्लीज मुझे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स वन ऑफ द फोर्स one of the force and perpendicular
perpendicular distance between the force. Okay, ये तुम्हारे पास होगा टॉर्क ऑफ द कपल. ओके, इस केस के अंदर तुम्हारे पास इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स. एफ और एफ दोनों एक ही जैसी फोर्स है, तो तुम्हें वन ऑफ द फोर्स को पिक करना है. ओके, एंड वन ऑफ द फोर्स कुड बी एनी फोर्स, एफ स्मॉल एफ या कैपिटल एफ. राइट, ऑल इस केस के अंदर दोनों सेम है. दूसरी चीज तुम्हें ये दे रखी है कि पिवट मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया हुआ है इस केस के अंदर, और राइट वाले केस के अंदर पिवट मैंने तुम्हें जो है ना ये बना के दी हुई है. सही है, तो जाल की आंख बना के दी हुई है. सही है, तो तुम इसको देख रहे हो. अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर तुम्हारे पास अगर तो तुम्हारे पास जो है ना पिवट है, और इस तरह से जो है ना रोटेशन तुम जनरेट कर सकते हो, तो तुम्हें फोर्स कम चाहिए होगी. जिस तरह से तुम गाड़ियों के हेयरिंग स्टेयरिंग मोड़ते हो, सही है, तो तुम्हें इतनी ज्यादा फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि तुम दोनों हाथ से मोड़ो. तो लेकिन अगर वही काम तुम एक हाथ से करो, दूसरे हाथ में तुम मोबाइल से बात करो, या गेयर वगैरह करो, या कुछ और करो, सही है, तो उस केस के अंदर फिर तुम्हें डिफिकल्टी होगी गाड़ी को टर्न मोड़ने में. सही हो गया. बस ये याद रखना कि प्लीज ये जो हमारे पास मोमेंट या टॉर्क ऑफ द कपल है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज है. ओके, यानी बल्कि इससे पहले ना इसकी कुछ कंडीशन लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ. सही हो, कंडीशन क्या है? सही है, कंडीशन हमारे पास है टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. ओके, जो तुम्हारे पास दो फोर्सेस उस सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए. ओके, दूसरी चीज, टू फोर्सेस मस्ट बी एंटी पैरेलल. सही हो गया. ये दो हमारे पास कंडीशन है. ओके, और तीसरी हमारे पास है डिस्टेंस जो है वो हमेशा दो फोर्सेस के बीच का लिया जाने वाला है. ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेके ना बच्चे बहुत गलती करते हैं. सही, एक गलती तो ये, जैसे कि मैं अगर यही केस ऊपर वाला नीचे बनाऊं, सही है, और एक में जो हूँ इधर बना दूं. खैर, तो अगर इस केस के अंदर तुम देखो कि तुम्हारे पास जो है ना वो पिवट एग्जैक्टली सेंटर में, और मैं तुम्हें जो है ना ये वाला डिस्टेंस दे रहा हूँ. सही है, एज 2D, या एज डी बाई एज जस्ट डी पहले. सही है, और ये वाला डिस्टेंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ ऑल्सो डी. राइट. तो इस केस के अंदर जो उसूलन जो डायग्राम तुम एक्सपेक्ट करोगे, जो डायग्राम तुम्हारे पास बन के आएगी, वो तुम्हारे पास होगी मतलब उसके हिसाब से अगर तुम फोर्स देखो तो एफ इंटू डी और प्लस एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू आपके पास मोमेंट हो जाएगा. सही, ये मोमेंट ऑफ द कपल. सही, सेम सिंबल होता है. सही है. अब तुम अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2FD. सही है, अब मसला यहाँ पे आता है. यहाँ पे मैंने क्रॉस साइन लगा देता हूँ, 2F टाइम डी. यहाँ पे क्रॉस साइन जो है ना, वो आपको ये बता रहा है कि दोनों प्रोडक्ट है. राइट, यानी ये दोनों एडिशन और, अच्छा खैर शो. तो ये हमारे पास जो है ना, ये दो इसके जो मोमेंट होगा वो हमारे पास इस तरह से कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा. राइट. अच्छा, बच्चों ने रट्टा क्या लगाया होता है? जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने 2FD का रट्टा लगा लिया होता है. ओके, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. राइट, तो हमें बेसिक सेंस होना चाहिए कि टू क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बराबर है, इक्वल है. ओके, फोर्सेस दोनों की इक्वल है, इस वजह से एफ हमारे पास भी इक्वल आ रहा है. राइट, और टू कॉमन लिया हुआ है. सही है, 2FD प्लस 2FD, तो वो दो, वो 2FD हो जाएगा, और वो 2FD कॉमन आएगी. ओके, ये तुम्हारे पास हो गया. अच्छा, फोर्सेस जो है वो तुम्हारे पास इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए. मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, एंड अपोजिट. सही हो गया. अच्छा जनाब, चलो. अब इस केस के अंदर जो हमारे पास कपिल के केस के अंदर हमारे पास जैसे 2FD आया है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके कपिल के अंदर जो है वो FD आता है सिर्फ. जैसे कि लेट से मेरे पास जो है ना ये एक जादू की छड़ी है. सही है, और मैं इसमें मस्त बैठ के जो है ना खलाऊं फिजाऊं की नाप ले रहा हूँ. सही है,
अबे यार ये तो तश्तरी उड़न तश्तरी बन गई। नहीं भाई, नहीं बनने को तैयार ही नहीं। सही, सो लेट्स से कि मेरे पास ये एक रॉड है। अच्छा जी, अब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो पता लग रहा है सेंटर से थे क्या और साइडों से थे ना, सही है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो इस पॉइंट को ले लेते हैं d/2, ओके। d/2, और इसको हम ले लेते हैं d/2। सर हाँ बोलो। ये यहाँ पे वो दोनों फोर्सेस जो है वो पैरेलल तो है ना, तो एंटी पैरेलल क्यों लिखा हूँ? देखो, पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है, एंटी पैरेलल होता है मतलब दो फोर्सेस ना एक ही पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये एंटी पैरेलल होता है, ओके। ओ अच्छा। तो इसमें कंडीशन ये है एंटी पैरेलल, अगर पैरेलल लगाओगे ना तो वो मोमेंट जीरो कर देगा, समझ रहे हो? यानी अगर तुम यहाँ से भी फोर्स ऊपर लगा दोगे तो ये वाली जो एफ है, ये एफ है, और अगर यहाँ पे भी एफ तुमने लगा दी तो अब ये फोर्सेस पैरेलल है, ओके। तो अब इनका मोमेंट जीरो आ जाएगा, समझ रहे हो भाई? जी। अच्छा जनाब, तो अगर मैं इसको ले लूँ, इस डिस्टेंस को ले लूँ d/2, और इस डिस्टेंस को भी मैं ले लूँ d/2, ओके। और यहाँ पे मैं जो ना फोर्सेस लगा दूँ, एक फोर्स में लगा देता हूँ यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर, सही है। और एक फोर्स जो है वो यहाँ से मैं नीचे लगा देता हूँ परपेंडिकुलर, ओके। अब क्या होगा? अब तो अब जो तुम्हारे पास कपल की इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारे पास क्या बनेगी? लेट्स से ये एफ है, सही, एफ है। सो एफ इंटू d/2 प्लस एफ इंटू d/2, ओके। सो यू विल गेट एफ d/2 एंड एफ d/2। सो 2f d/2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आगे बाद मिल जाएगा एफ डी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ इसका सोल्यूशन, ये इसका आंसर आ रहा है, राइट? बच्चों, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? कपिल के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आते हैं तुम लोग, एनी प्रॉब्लम? यस। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जो ना कुछ क्वेश्चन करवा लेता हूँ, एटलीस्ट एक राउंड चलवा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हम कहानी एंड करेंगे, ताकि तुम लोग के ना थोड़े थोड़े जहन में बैठ सके क्वेश्चन की क्या रिपोर्ट है। मैं सिर्फ एमसीक्यू कराने लगा हूँ, पेपर 2 पे नहीं जा रहा।